अक्षय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में आइडिया नहीं है। मैंने मेरी साइनिंग अथॉरिटी इसे सरेंडर किया और मैंने इन्वेस्टमेंट का ये काम शुरू किया। ये मेरे लिए बहुत बोल्ड डिसीजन था। आपने 20 करोड़ का AUM सिर्फ 2 साल में कर लिया। इन्वेस्टमेंट ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। आप अगर किसी के मोटिवेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म नहीं जाओगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं गए तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। अभी जो यंग बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने शायद अभी अर्न करना स्टार्ट किया है या वो आर 18+, तो आप उनको एक कैसे टिप देना चाहेंगे कि वो लोग जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करें? मेरा ऐसा मानना है कि जो यंगस्टर है उन्होंने इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं करना, ऐसा मेरा मानना है। जैसे अब जो लोग हैं जो 60+ हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या स्कीम बेस्ट रहेगी? सबसे बेस्ट स्कीम रहेंगी समझना। उनको पहले समझना पड़ेगा कि चीज़ क्या है। जैसे लोगों को ऐसा है कि उनको इन्वेस्टिंग के बारे में पता नहीं है, तो वो लोग सबसे ज़्यादा FD के अंदर डालते हैं और वो रेकलेंट होते हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा अगर हम शेयर मार्केट में डालेंगे, बॉन्ड्स में डालेंगे। तो इसके लिए मैंने एक रूल समझा है 7:3:2। आप मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे ये क्या रूल है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पीपल्स चैप्टर। आज हमारे सामने है CA अक्षय लड्ढा, जो कि एक रेनॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके बाद वो इन्वेस्टिंग करते हैं लोगों के लिए। उन्होंने अभी 2 से 3 साल के अंदर 20 करोड़ का AUM कर लिया है और आगे हम जानेंगे कैसे वो लोगों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें रिटर्न्स दिलवाते हैं और सोसाइटी में एक भरोसा क्रिएट करते हैं। सो आइए बात करते हैं CA अक्षय लड्ढा से। आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो मतलब आपके दिमाग में ये थॉट कैसे आया कि मुझे इस फील्ड में जाना है? प्लीज़ थोड़े व्यूज़ दीजिए आपके। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये एकदम तो प्लान नहीं था कि जब मैं सीए कर रहा था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं हमेशा लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को अप्रिशिएट करता, तो बस जर्नी के साथ में आगे बढ़ रहा था। तो जब मैंने मेरे सीए प्रैक्टिस का काम शुरू किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मार्केट में एक बहुत बड़ी गैप है, जो कि आज भी लोगों को इन्वेस्टमेंट ईजी लैंग्वेज में नहीं समझता। आज भी लोग इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं और गलत प्रोडक्ट परचेस कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, इंक्लूडिंग माय फैमिली, मैं आज मेरे परिवार में भी आप मान के चलो कि 10 से 12 करोड़ की एफडीज़ है। और जब मुझे ये सब समझ में आया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या रहता, इन्वेस्टमेंट लोगों ने क्यों करना चाहिए, ये जब सारी चीज़ें समझ में आई तो ऐसा लगा कि पहले शुरुआत घर से ही करते हैं, हम हमारे घर को बदलेंगे। लेकिन घर वालों को किसी और पे भरोसा नहीं होता है। करेक्ट। उनको ऐसा लगता है कि कोई घर का मेंबर ये सब चीज़ें करो। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये इन्वेस्टमेंट का काम शुरू करूँगा, जिसके अंदर मैं लोगों को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करवाऊँगा। साथ ही मैं अगर लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है तो उनको इंश्योरेंस दिलाने में हेल्प करूँगा, उसके क्लेम में हेल्प करूँगा। और इस हिसाब से मैंने जर्नी स्टार्ट किया क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा गैप था। अक्षय, जैसा आपने बताया आपने 20 करोड़ का AUM सिर्फ 2 साल में कर लिया हुँ। एंड आई हैव हर्ड अबाउट कि आप टायर 3 सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। हाँ। तो आपके लिए कैसे पॉसिबल हुआ? लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड दिस? देखो, सबसे पहले तो सबको शुरुआत ज़ीरो से करना पड़ता है। तो मैंने भी शुरुआत ज़ीरो से किया और आज भी मेरे वाइफ़ को शौक होता है कि मैंने जो मेरे लाइफ़ का बोल्ड डिसीज़न लिया, क्योंकि जो मैं ये इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा हूँ, हम सीए हैं। तो सीए होने के बाद में आपको सीए 2 प्रकार के होते हैं। एक जो साइनिंग कर सकता है, एक जो साइनिंग नहीं कर सकता, जिसको बोलते हैं सीओपी होल्डर या नॉन सीओपी होल्डर। तो जो साइनिंग कर सकता है, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की एडवाइज़री या कमीशन बेस्ड इनकम वो नहीं कर सकता। तो मैंने मेरी साइनिंग अथॉरिटी इसे सरेंडर किया और मैंने इन्वेस्टमेंट का ये काम शुरू किया। ये मेरे लिए बहुत बोल्ड डिसीजन था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मज़ा जिसमें आता, वो करो। तो मुझे मज़ा के साथ ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी लगी। सिर्फ़ मज़ा मज़ा तो गाड़ी स्पीड में चलाने में भी आता, तो ज़रूरी थोड़ी ना मैं गाड़ी स्पीड में चलाऊँगा। मज़े के साथ इम्पोर्टेंट ये चीज़ मेरे लिए बहुत थी। तो मुझे इम्पोर्टेंट लगी कि मार्केट में गैप है, इसलिए मैंने ये चीज़ शुरू किया और आज क्लाइंट्स का पैसा सही तरीके से सेफ चीज़ों में डालकर उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ। अच्छा,
तो आपको ये कैसे लगा कि आपकी जो वाइफ है उनके नाम पे आपने साइनिंग अथॉरिटी ली? सो आपको ये बोल्ड डिसीजन कैसे लिया आपने कि बिकॉज आपको सीयूपी छोड़नी पड़ेगी और हम सीएस के लिए सीयूपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो मैं अभी सीए का जो वर्क कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसके अंदर ये आ रहा था मुझे कि वो टीम ड्रिवन वर्क है, उसमें टीम बहुत लगती है। और जिस हिसाब से मैं सर्विसेज क्लाइंट को ऑफर करता था, जिस हिसाब से मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा था, तो ग्रोथ बहुत हो रही थी। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ में मेरे पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ रही थी क्लाइंट्स की, क्योंकि गवर्नमेंट हर बार हर समय कुछ ऐसे नए कंप्लायंसेस इंट्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण कुछ क्लाइंट के तरफ से डिले या मेरे साइड से डिले होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, और उससे मेरे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा था। क्योंकि मुझे रात में 10-10, 12-12 बजे तक के ऑफिस में बैठना पड़ रहा था, भले ही वो सीज़न जो रहता है वो रहा नहीं रहा। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं इसे लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाऊँगा क्या? तो मुझे ऐसा डिसीजन मिला कि अक्षय कोई ऐसा और बिज़नेस चूज़ करो कि जो डिजिटली पूरा साउंड हो चुका है आज इंडिया में। भले ही राकेश झुनझुनवाला है या नरेंद्र मोदी है, उनको भी इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो प्रोसेस एक है। तो मुझे ऐसा कोई बिज़नेस देखना था कि पूरा डिजिटल, पूरा प्रोसेस एक, उसके बाद में सारा बोल सकते रूल रेगुलेशन सबके लिए एक, पूरा प्राइस ट्रांसपेरेंसी, और साथ ही में मैं कम टीम के साथ में बड़ा गेम कर सकूं। मतलब आज मेरा एम आपको पता है कितना है? जो मैं 1 करोड़ भी करने में स्ट्रगल कर रहा था, आज मेरा एम 100 सीआर का है। मुझे नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में क्लाइंट का टोटल 100 सीआर इन्वेस्टमेंट करवाना है। अभी इट इज़ अ बिग नंबर। आज इंडिया में 100 सीआर मैनेज करने वाले जो हमारे जैसे एडवाइजर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो मात्र आप पकड़ के चलिए 130 या 140 होंगे। और आज इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो जिसका मैं इन्वेस्टमेंट लोगों से करवाता हूँ, आपको पता है कि ये कितनी ग्रो हो चुकी है? मतलब एक नंबर गेस कीजिए। 10 लाख। 10 लाख वॉट? 10 लाख करोड़, मतलब पूरे इंडिया का इन्वेस्टमेंट में पूछ रहा हूँ कि हर व्यक्ति आज इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट सबका मिला के कितना हो चुका है? मोर देन 40 करोड़। आपको मैं आंकड़ा देता हूँ, 83 लाख करोड़, ये मे का रिसेंट आंकड़ा है, 83 ओह दैट्स लैक्स ग्रेट। करोड़। अब 83 लैक्स करोड़ को मैनेज करने के लिए इंडिया में कितने लोग हैं आपको मालूम है? आई थिंक लेस देन 1 लाख। 1,79,000। अब 1,79,000 में भी कितने ऐसे लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं आपको पता है? आई थिंक लेस देन 50,000। 10%, ओह ओनली दैट्स अ वेरी 10%। लेस नंबर। तो बहुत कम लोग ये काम कर रहे हैं। सेकंड, इसके अंदर बहुत सारा अभी इंडिया का जो विजन है, इंडिया का विजन था कि 100 लाख करोड़ रुपीज 2030 तक के अचीव करना, जो कि इंडिया अगले 2 से 4 महीने में अचीव कर लेगा। अभी चल रहा है 2026। तो इतने फास्ट, इतना रैपिड ग्रोथ वो इंडस्ट्री में हो रहा है, और साथ ही में करने वाले लोग कम है, लोगों को सही से सलाह देने वाले लोग कम है। आज मुझे एक चीज बताओ कि कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड में? एक लगभग एक रैंडम आंकड़ा, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है 125 CR। और कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे? आई थिंक लेस देन 1%। यस, करेक्ट। 9 करोड़ रुपीज, 9 करोड़ एक्टिव अकाउंट्स इंडिया में। ओके। और 9 करोड़ एक्टिव अकाउंट में भी ओनली 1% ऐसे लोग हैं जो एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब आप समझो कि लोगों को उनका फाइनेंशियल प्लानिंग आता नहीं है, लोग गो विद द फ्लो जा रहे हैं, और उसके साथ ही में एक सीए ही उन्हें सही एडवाइस दे सकता है। क्योंकि देखो, सीए के पास में सामने वाले व्यक्ति का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज हिज इनकम, व्हाट इज हिज एक्सपेंडिचर, पूरा इनफ्लो आउटफ्लो सीए को दिखता है। करेक्ट। अब अगर कोई व्यक्ति है जिसे समझना है कि विद इन अ लॉ एंड रेगुलेशन में कितना रुपए इन्वेस्ट करता हो, तो एक सीए उसे सही गाइड कर सकता है। आज हर किसी को ज्यादा पैसा कमाना है, बिल्कुल। लेकिन हर किसी को टैक्स कम पे करना है। ज्यादा कमाना है तो ज्यादा इन्वेस्ट करना है। तो ये तीनों को लिंक कैसे करना? मान के चलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न पता होगा, आप भी सीए हो,
जी, इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आपने 6 लाख रुपए इनकम दिखाए और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट 12 लाख कर रहे हो, तो क्या पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या गवर्नमेंट के आपको नोटिस आएंगे नहीं क्या? बिल्कुल नोटिस आएँगे आपको। तो बीइंग अ एडवाइजर, हम कोई भी व्यक्ति से ऐसा काम तो नहीं करवाएंगे ना कि गलत डिसीजन ले, जस्ट बिकॉज हम लोग अर्न कर रहे हैं। तो एक सीए क्या करता है कि सीए क्लाइंट को रैशनल डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैं 100% लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये सब शुरू किया। अक्षय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में आइडिया नहीं है। जैसे हम डिस्कस करते हैं एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे यूज़र्स को थोड़ा-सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करें कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, एसआईपीज़ क्या होते हैं। तो उनको डिसीजन लेने में बहुत ईज़ी जाएगा कि उनको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट करो, ये पर्सनल चॉइस है। आज के इस पॉडकास्ट से अगर कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कहीं पर भी कि मैं उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट मत करो, बराबर है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। आप अगर किसी के मोटिवेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म नहीं जाओगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं गए तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो जस्ट बिकॉज आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तो आप कर रहे हो नहीं। आपको एक 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 लॉन्ग टर्म थिंकिंग लाना पड़ेगा कि यार, मैं जो आज अर्न कर रहा हूँ, आज इंसान अर्न क्यों करता है? उसकी लाइफ अच्छे से जा पाए आगे, लाइफ अच्छे से कब जाती है? जब वो सोच समझ के इन्वेस्टिंग करेगा। इन्वेस्टिंग तो मैडम बहुत बाद में आता है ना पिक्चर में। एक मैं आपको बता दूं, अगर आप एक अच्छा पैसा अर्न कर रहे हो और अर्न करने का अच्छा पैसा खर्चा कर रहे हो, करेक्ट, तो लाइफ अच्छी जा रही है ना। बिल्कुल। मान के चलो कि आपको आज मुंबई जाना है और मैंने आपको बोला कि आप बाय टू व्हीलर जाओ यहाँ से नागपुर से, वर्सेस फ्लाइट में जाओ, आपको काय में मजा आएगा? ऑब्वियसली फ्लाइट में। उसकी कॉस्ट है। करेक्ट। सेकंड, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी हेल्थ आज खराब हो रही है, तो मैं आपको एक सरकारी अस्पताल में एडमिट कर रहा हूँ वर्सेस एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर रहा हूँ, आपको कहाँ कंफर्ट लगेगा, कहाँ अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली प्राइवेट में, बिकॉज़ वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, इट्स लैविश। उसकी एक कॉस्ट है। आप एक चीज देखो कि इंडिया में रहने के लिए हर जगह पे कॉस्ट बढ़ते जा रही है। इस कॉस्ट बढ़ते में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपको जो ये इंडिया ट्रांजिशन हुआ है, आज इंडिया स्पेंडिंग नेचर में आया हुआ है। मतलब एग्जांपल देता हूं, मुझे एक चीज बताइए आप कि अगर 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा है कि 30 साल के नीचे के लोगों के पास ज्यादा पैसा है? ऑफ कोर्स 30 के ऊपर है, सबसे ज़्यादा रेशो, बिकॉज़ उन लोगों ने काम किया, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। हाँ, एंड द पर्सन हु आर बिलो 30 दे आर स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स इट। ठीक है। अब मुझे सेकंड इसका जवाब दो, 30 साल के नीचे वाले लोगों के पास मोबाइल महंगा है कि 30 साल के ऊपर वाले के पास महंगा है? यंग जनरेशन व्हिच इज़ बिलो 30 इयर्स, उनके पास ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कल की लग्जरी जो थी वो आज नेसेसिटी बन गई यूथ के लिए। आज इंडिया में जो मेजर पॉपुलेशन है वो यूथ की है, और यूथ को चाहिए कंफर्ट, और कंफर्ट आता है कॉस्ट से। और वो कॉस्ट को अचीव करने के लिए आपको दो चीजें करना पड़ेगा लाइफ में। एक तो ज्यादा कमाना पड़ेगा, एक तो ज्यादा जो अपन ने कमाया उससे ज्यादा पैसा और बनाना पड़ेगा, बराबर है? तो आपके हाथ में दो चीजें हैं, ये दो रास्ते हैं सिर्फ पैसा लाने के। और तीसरा रास्ता है क्या? कहीं आपको ऐसा खेत में एक आधा सोने का अंडा निकल जाएगा क्या? कोई आपको फ्री में पैसा देगा क्या? आज के टाइम में अगर आपको कोई आपका नाम पूछता है ना, तो आप नाम बताते हो, फिर आपको पूछता है आप करते क्या हो, वो इसलिए पूछ रहा है कि उसको ये देखना है कि आपको इज्जत कितनी देना है, करेक्ट। बराबर है? तो इस वजह से इज्जत भी वो पैसे को देख के दे रहा है, तो उसके पीछे भी कॉस्ट है। तो बेसिकली आपको ये समझना है, बदलते दौर में अगर इस कॉस्ट से आपको लड़ना है तो दो ही रास्ते हैं, एक तो पैसा ज्यादा कमाना है, नहीं तो पैसा ज्यादा सेव करना है। ये दो ही रास्ते हैं। तो आपने जो पूछा कि इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, ये तो बहुत मैडम बाद में आता है पिक्चर में। पहली बात तो आप अपने आप को ये सवाल पूछो कि क्या
मैं ये 2 एक्टिविटी कर रहा हूँ क्या? पैसा ज़्यादा कमाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ क्या? खुद को स्मार्ट कर रहा हूँ क्या? और सेकंड मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या? उसके बाद में डिसीजन लेना कि इन्वेस्टमेंट करना कि नहीं करना। अक्षय, हमने देखा आपकी बहुत अच्छी डिजिटल प्रेजेंस है। हुँ, आई हैव सीन दैट आपकी 500 प्लस वीडियोस हैं, हुँ, 14,000 आपके व्यूज हैं इंस्टाग्राम पे, हुँ। एंड प्लस आपके 3,000 फॉलोअर्स है यूट्यूब के ऊपर। हाँ, हाँ। तो आपने इतने कम टाइम में कैसे ये सब अचीव किया? वो आपको कम दिख रहा है मैडम आज। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोरोना से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब मेरे को, तेरे को मराठी ठीक से बोलती नहीं आती थी। देखने वाला हूँ मैं, ऐसा अलग ही भाषा थी मेरी तब बोलने में। तो मेरे पे इतने लोग हँसते थे, बोलते थे तू क्या कर रहा? तो मेरा तब से संघर्ष शुरू है। आज मुझे वो गिफ्ट मिला ऊपर वाले से। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, आज के टाइम में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको पैसे कमाने हैं, और उस पैसे के साथ में आपको अगर इज्जत भी कमाना है तो आपको खुद को पब्लिक ब्रांडिंग बनाना पड़ेगा। आपको पब्लिक फ़िगर खुद को बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी वैल्यू नहीं है। अगर मेरे को सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि मैं एक एवरेज बच्चा था अपने ज़िंदगी में। तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो मुझे मेरा एक पब्लिक इमेज बनाना पड़ेगा। अब पब्लिक इमेज बनाने के लिए मुझे ये डिजिटल प्रेजेंस लाना है, या मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो मुझे पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। अब पॉलिटिशियन मुझे बनना नहीं है, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। तो इस रास्ते से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इस रास्ते से क्लाइंट्स मिल रहे हैं, इस रास्ते से लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, तो ये मेरा बाय प्रोडक्ट है। पर मेरा मेन एंड होल एंड सोल जो बोल सकते इच्छा है, वो सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट। मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है एक। ग्रेट, दैट्स ग्रेट अक्षय। तो अभी आपका कितना फिगर हो चुका है क्लाइंट्स का हु आर इन्वेस्टिंग विथ यू? लगभग पकड़ के चलिए आप 600 से 700 लोग जो है वो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और लगभग आप अगर मेरा टोटल क्लाइंट्स का नंबर पूछोगे कि जो मेरे डेटाबेस में सेव है, तो 2000 के अराउंड क्लाइंट का डेटा मेरे पास सेव है। तो कर रहा हूँ, टीम भी डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आज के इस टाइम में आपको पता नहीं कि मैं एक टियर 3 सिटी से बिलोंग करता हूँ। अब टियर 3 सिटी से बिलोंग करने के बावजूद अगर आपको खुद की आइडेंटिटी बनाना है, तो आपको अलग-अलग एसोसिएशन जॉइन करना है। आपको अलग-अलग एसोसिएशन में कुछ लीडर के पोजीशन लेना है। अब मेरे पास में उतना टाइम नहीं है फिलहाल कि मैं वहाँ जाऊँ या मैं अपने आप का लोकेशन चेंज करूँ। तो मुझे डिजिटल प्रेजेंस जो है, वही एक रास्ता है, जिसके कारण मैं अच्छे क्लाइंट्स मुझे मिलते जा रहे हैं। और मेरे क्लाइंट अभी मतलब भरोसा नहीं होता, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, चेन्नई, मतलब ऐसे-ऐसे लोकेशन से कि जहाँ पे 90% क्या 99% केसेस में मैं गया भी नहीं। तो लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी सर्विस दो ना, अगर आपका जो लोगों को सर्व करने का जो तरीका है, वो अगर जेन्युइन है ना, आप अगर लोगों से आँखों में आँखें डाल के बोल सकते हो कि आपकी कमाई इतनी है। मैं तो मेरे क्लाइंट को डायरेक्ट बताता हूँ कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। अरे ट्रांसपेरेंट रहो ना। आज का इस डिजिटल युग में हर वीडियो में अलग-अलग लोग अलग-अलग लोगों के बारे में बता रहे हैं। कोई करेक्ट। बोल रहा है कि ये व्यक्ति इतने रुपए कमा रहा है, कोई बोल रहा है ये व्यक्ति इतने रुपए कमा रहा है, कोई बोल रहा है ये व्यक्ति एक ट्रैप कर रहा है। बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इन्वेस्टिंग इट इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट में पैसा कब बनता है? जब आप पैसा सेव करेंगे, ऑफ कोर्स, हाँ। तभी आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए डाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने पैसा सेव किया और 6 महीने में निकाल लिया, पैसा बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपको लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा इस फील्ड के लिए, लॉन्ग टर्म लोग रहते हैं क्या? बिकॉज लोगों में पेशेंस कम हो गया है अभी। मैं आपको एक एक स्टैट्स देता हूँ। इंडिया में 5 साल से ऊपर रहने वाले लोग मात्र 18% है। वेल्थ 100 लोगों को कमाना है, मतलब जो अगर 100 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा सबको बनाना है, रुकना किसको नहीं है। मार्केट मालूम है मैडम कैसा है? आपको बताओ, पनीर महँगा है कि पनीर टिक्का महँगा है? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का महँगा है। वैसे ही मार्केट है, आपको टिक के रहना पड़ेगा। ओह, दैट्स ग्रेट। आपको लॉन्ग टर्म टिकना है। अभी जो यंग बच्चे आ रहे हैं, हुँ, जिन्होंने शायद अभी अर्न करना स्टार्ट किया है, हुँ। या हु आर 18 प्लस, तो आप उनको एक कैसे टिप देना चाहेंगे कि वो लोग जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करें? क्योंकि हम जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही जल्दी हमें रिटर्न्स भी मिलेंगे।
इस पे आपका क्या व्यू है? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जो यंगस्टर है उन्होंने इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं करना, ऐसा मेरा मानना है। ओके। ये मेरी फिलोसॉफी है। अब ये फिलोसॉफी क्यों है, बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, आप लंबा समय जाओ, आप 25 साल के लिए रहो, आप 30 साल के लिए रहो, आप 40 साल के लिए रहो। अरे जिंदा है कि नहीं कल वो पता नहीं अपने को, बराबर है। तो ये क्या लॉजिक है, ये समझ में नहीं आता मेरे को। सेकंड, आज आप 22 साल के बच्चे को बोल रहे हो कि इन्वेस्टिंग कर इन्वेस्टिंग कर, तो मैं उसको ये बोलना चाहता है कि उसके बाद ईएमआई का बर्डन है। आज 80% आईफोन ईएमआई पे है, करेक्ट। उसने ईएमआई पीछे लगा दिया। आज उसको कार में घूमना है, आज उसको कंफर्ट चाहिए। अरे उसके पास पैसा ही नहीं बच रहा ना, तो वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे? आप उसको क्यों बर्डन दे रहे हो इन्वेस्टमेंट करने का? मैं उसको बोलूंगा इन्वेस्ट मत कर भाई, मेरा उसको बोलना है कमाई बढ़ा। योर फर्स्ट फोकस शुड बी इंक्रीज योर इनकम, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ी ना तो जिंदगी भर गरीब रहेगा। आज के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, कल एक व्यक्ति के साथ बैठा था मैं, मैंने उससे बोला कि आप 42,000 रुपये कमाते हो, बैंक में हो आप? बोले हाँ। मैंने बोला आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है? बोले नहीं। तो मैंने उससे बोला कि क्यों नहीं है? बोले नहीं है, निकालेंगे बोले। मैं बोला मैं आपको एक दिन बताता हूँ, वो दिन निकालना, आपको बहुत फायदा होगा। अब जब इंसान को अपन बोलते हैं आपका फायदा होगा, तो वो बोलता है भाई कब निकालना? बिल्कुल। तो मैंने उसको बोला तू जब मरेगा उसके एक दिन पहले निकालना। तो बोले ये कैसे समझेगा? तो मैंने बोला कि भाई जब तेरे को नहीं समझेगा कि तू कब मरने वाला है, तो भाई निकालना जल्दी, किसका वेट कर रहा है, इवेंट का वेट क्यों कर रहा है? तो वो तभी भी बोल रहा है कि नहीं आ रही सीरियसनेस, ऐसा लग रहा है वो कॉस्ट है। तो मैंने उसको एक और क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि आज तेरा परिवार किस चीज पे चल रहा है? बोले मैं अर्न करता हूँ करके चल रहा है। तो मैंने बोला आज के आज इमेजिन कर सिर्फ कि तू नहीं है तो क्या होगा? तो वो बोले कि हाँ डर तो लगता है। मैंने उसको बोला देख भाई एक चीज मेरी गार्ड बांध ले, आज इंसान मरने को नहीं डरता, आज इंसान गरीबी को डरता। गरीबी इतनी घातक है कि वो बोलते हैं ना कि अगर आप गरीब पैदा हो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन बिल्कुल। आप गरीब मरो ये आपकी गलती है। आपके हाथ में चॉइसेस थी, लेकिन आपने वो सब चॉइसेस का यूज नहीं किया। तो मेरा, आपने जो सवाल पूछा था यंगस्टर्स ने क्या करना, मेरा बोलना है यंगस्टर्स ने सबसे पहले उनकी एक्टिव इनकम बढ़ाना, एक्टिव इनकम बढ़ाने के बाद में बाकी की बातें करना कि अब हमने क्या करना। अक्षय, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने क्लाइंट बन के आती हूँ, हम्म, जैसे मैं सालाना 10 लाख रुपए कमाती हूँ, फॉर एन हाँ, एग्जाम्पल, हम्म, अब मुझे इसको इन्वेस्ट करना है। हाँ, ओके। तो अराउंड मैं 5-6 लाख रुपए सेव कर लेती हूँ साल के। हाँ, हाँ। तो आप मुझे एक छोटी सी क्या टिप देना चाहेंगे? मुझे म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, शेयर्स में, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए इसको? देखो अभी मैं तीनों का एक बार मतलब समझा देता इजी लैंग्वेज में कि म्यूचुअल फंड क्या है, बॉन्ड्स क्या है और शेयर्स क्या है। देखो म्यूचुअल फंड क्या है, आज इंडिया में बहुत सारे कंपनी लिस्टेड है। लिस्टेड है मतलब सिंपल भाषा में कंपनी जो सेबी ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि अगर ये पैरामीटर फुलफिल होए तो आपको हम लिस्ट करने देंगे, और आपको लिस्ट करने के बाद में आपके शेयर ये सेकेंडरी मार्केट में बिकेंगे। शेयर बिकना मतलब आप कंपनी की ओनरशिप ले रहे, आप कंपनी के मालिक बनने जा रहे, बराबर है। अब आप सेबी के नॉर्म में आ गए, अगर आप डायरेक्ट शेयर्स लेने जाते हो, जो कि डिमैट अकाउंट ओपन करके कंपलसरी है शेयर्स लेना, तो आप शेयर्स परचेस करते हो। लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आई कि लोग लिस्टेड हो जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेटर है, बहुत सारे बड़े बड़े मतलब ऐसा समझ के चलो कि न्यूज वॉर लाइक सिचुएशन ये सब आती है, इसके अंदर आज हर इंसान को पैसा बहुत कमाना है। जी। तो वो क्या करता है, रिस्क लेता है। उसने कहीं सुना हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, करेक्ट। तो वो हायर हायर रिस्क लेता है। कल के डेट में न्यूज पढ़ी मैंने, बहुत 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 दिल को दहलाने देने वाली न्यूज है। एक प्रिंसिपल है स्कूल में, एक छोटे शहर में, उसको दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की और उसकी वाइफ। वो प्रिंसिपल को 1,80,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। उसने उसके बच्चे को जहर दिया, सबसे पहले मार दिया, सेकंड उसने उसके वाइफ को जहर देके मार दिया, थर्ड उसने खुद ने फांसी ले लिया। तो मतलब आपका कहने का मतलब है लोग अभी बहुत अनअवेयर है इस चीज को लेके। लोगों को इंस्टेंट पैसा कमाना है,
बैक ऑफ द माइंड में लोगों के पास में पेशेंस सही में नहीं है। तो गवर्नमेंट को जब ये चीज समझी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अपने को इसके ऊपर कोई ऐसा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जो शेयर्स को जितना रेगुलेशन है उससे 10 टाइम्स ज्यादा रेगुलेशंस उस प्रोडक्ट को लगे, जो है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या है, कंपनी लिस्ट हो गई, कंपनी लिस्ट होने के बाद में भी ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन लग गए कि आप इसी कंपनी में इतना इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, आप उसमें मत जाओ। आप ये समझो कि गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक का पैसा लॉस नहीं होने को ना। अगर पब्लिक का पैसा लॉस हुआ तो पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेंगी, पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो ये इकोनॉमी का फेलियर बोला जाएगा। अगर इंडिया को ग्लोबली खुद को कॉम्पीट कराना है तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब आप मान के चलिए कि एक फ्रॉड बार बार हो रहा है, लोग बार अगर ये प्रिंसिपल, तो एक इंसान मरा, अगर आपको हर आपके आजू बाजू में लोग मरते नजर आ रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करेंगे क्या? बिल्कुल भी तो नहीं। गवर्नमेंट को उसको रेगुलेट करना था, गवर्नमेंट को ये बताना था कि आपको कौन से प्रोडक्ट सही है। तो इसलिए आया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत रेगुलेशन लग गए। एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर, आप उससे पैसे देते हो, जो कि एक एएमसी अपॉइंट करती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। आज इंडिया में लगभग मान के चलिए 50 के ऊपर एएमसी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत में 1963 से आई है अभी भी, लेकिन उतनी मैच्योर नहीं हुई। गवर्नमेंट आज भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% ऐसे लोग हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को एक चीज समझ में है कि म्यूचुअल फंड में अपने को लोगों का पैसा लाना है। तो जो मैंने आपको बोला कि 83 लाख करोड़ रुपए अभी म्यूचुअल फंड में लोगों का इन्वेस्टमेंट है, तो म्यूचुअल फंड में आप किसी के थ्रू जा रहे हो, शेयर्स में आप डायरेक्ट जा रहे हो। ये दो चीजें समझ में आई। बिल्कुल। अब बॉन्ड क्या है? बॉन्ड ये एक उधारी है। अब बॉन्ड इशू कौन कर रहा, उसके हिसाब से उसका नाम है। अगर बॉन्ड इशू गवर्नमेंट कर रही है तो उसका नाम है जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बॉन्ड अगर कंपनी इशू कर रही है तो उसको नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कंपनी को उधारी दे रहे हो। तो अब कौन से प्रोडक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करना बराबर है, ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। अक्षय, अभी जैसे आपने बताया कैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं 10 lakhs पर ईयर अर्न करती हूँ, तो आप कैसे मुझे बताएंगे कि मैं किस वे में उसको इन्वेस्ट करूंगी? सबसे पहले आप है ना एक काम करो, उसमें से आप आपके कमिटमेंट्स बाहर निकाल दो कि आपको क्या पर्सनल कमिटमेंट्स है जो करना ही करना है। ईएमआई होंगी तो बाहर निकाल दो। उसके बाद में आपको मैं आपका लग्जरी का पैसा भी बाहर निकालने बोलूँगा। मतलब आपको क्या चीज़ें करना पसंद है। देखो, इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्सपेंडिचर को रोक के पैसा इन्वेस्ट करना, सेव करना नहीं है। मेरा आपको सबको ये बोलना है कि इन्वेस्टमेंट ये मतलब एक्सपेंडिचर आप रैशनल तरीके से करो। आप अकाउंटेबल होने को ना खुद को कि क्या मैंने ये सही किया क्या, आपकी इम्पल्स बाइंग नहीं होने को ना। तो आप वो सब चीजें निकाल लो, फिर देखो आपके पास पैसा बचता कितना। अब जो भी पैसा बचा, आप देखो कि नियर इवेंट कौन से मान के चलो आपकी शादी आ रही है, मान के चलो कि आपको कोई घर बनाना है, मान के चलो आपको कार लेना है, मान के चलो आपको कुछ भी करना है, एक नियर इवेंट कौन सा आ रहा है। तो वो इवेंट को देखो कि वो इवेंट में आपको कितने पैसे की जरूरत है, और वो इवेंट के अनुसार आप पैसों को डाइवर्ट करो। आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप बॉन्ड में लगा सकते हैं। अब ये पूरा कंप्लीट डिजिटल प्रोसेस है। जब हम हमारे क्लाइंट का अकाउंट ओपन करते हैं, एक 5 से 10 मिनट में उसका अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर हम क्लाइंट को पूछते हैं कि भाई पैसों का कब कब कैसा कैसे काम है। क्लाइंट ने एक बार बोल दिया कि मुझे ये पैसे 3 महीने में काम है, 7 महीने में काम है, तो हम बॉन्ड में डालते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। मतलब इसके अंदर मार्केट लिंक नहीं है, इसके अंदर रिस्क है लेकिन मार्केट लिंक नहीं है। ठीक है। तो आपको अगर 1 साल 2 साल 3 साल में पैसों का काम है, तो हम कोशिश करते हैं कि पैसा बॉन्ड में ही लगे। आप इक्विटी में मत जाओ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मत जाओ। म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्रकार होते हैं। म्यूचुअल फंड में एक रहता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक रहता है डेप म्यूचुअल फंड, एक रहता है हाइब्रिड। तो एक आम आदमी को ये सब चीजें नहीं समझना है। आम आदमी को सिर्फ क्या पूछना है एक एडवाइजर को कि भैया मुझे इतने इतने टाइम बाद पैसे वापस चाहिए और इतने इतने अमाउंट में चाहिए, तो मैं कहाँ लगाऊं। वो सही से आपका पूरा प्लानिंग कर देगा।
नेक्स्ट सवाल मेरा ये है अक्षय, जैसे लोगों को ऐसा है कि उनको इन्वेस्टिंग के बारे में पता नहीं है, तो वो लोग सबसे ज्यादा एफडी के अंदर डालते हैं और वो रेकलेंट होते हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा अगर हम शेयर मार्केट में डालेंगे, बॉन्ड्स में डालेंगे। हाँ हाँ तो इसके लिए मैंने एक रूल समझा है 7:3:2। हाँ। आप मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे ये क्या रूल है? शायद से आपने मेरे कोई वीडियो में ये रूल देखा है। यस यस करेक्ट। हाँ, तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। पहला एसआईपी, सेकंड लमसम। अब एसआईपी की खूबसूरती क्या है? एसआईपी में आपके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे अमाउंट से शुरू हो जाता। सेकंड, आपका डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग होता है, मतलब हर महीने ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है। थर्ड, म्यूचुअल फंड में हमेशा कहता हूँ, कभी भी और कुछ भी हम कर सकते हैं, मतलब आप कभी भी पैसा बढ़ा सकते हैं, एसआईपी का कम कर सकते हैं, आपका आप एडवाइजर चेंज कर सकते हैं, बैंक चेंज कर सकते हैं, फंड चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने एसआईपी एक बार किया, तो एसआईपी की खूबसूरती ऐसी है कि अगर आपने 7 साल इन्वेस्ट किया, तो 7 साल में आपको जो रिटर्न आया, पहली बात तो एक चीज समझ लो आप, 7 साल क्यों लिया मैंने? म्यूचुअल फंड में 85% प्रोबेबिलिटी ऐसी है, हिस्टोरिकल 25 साल का डेटा बोलता है कि अगर आप 7 साल हो तो आपको 10% से ज्यादा रिटर्न मिलना ही मिलना है, ऐसे 85% प्रोबेबिलिटी है। अब मान के चलो 10% ज्यादा रिटर्न आपको 7 साल में मिले, ठीक है, लेकिन अब खूबसूरती है कि अगले 3 साल अगर आप फिर से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये 10 साल 7 साल में आपने जितने पैसे कमाए हैं उससे ज्यादा रिटर्न आपको नेक्स्ट 3 साल में मिलते हैं। और अगले जो 2 साल है उसमें अगर आप और इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब एसआईपी कंटिन्यू करते हो, तो आपने जो स्टार्टिंग के 10 साल है जितना कमाया नहीं, उससे ज्यादा रिटर्न आपको वो 2 साल में आता है। मतलब एसआईपी ये लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप लॉन्ग टर्म जाते हो तो एसआईपी में 100% आपका पैसा बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होता ही होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपके वो 80 लाख रुपए हो जाएंगे। ओह दैट्स रियली ग्रेट। 80 टाइम्स पैसा हो जा रहा है। और आपको पता है कि इसका एक अगर मैं CAGR निकालू, CAGR ये एक कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कैलकुलेशन का एक तरीका है, समझ लो, तो ये मात्र 13% है। 13% के CAGR से आप 1,80,00,000 कर देते हो 35 साल में। मतलब ये तो एफडी से भी ज्यादा हो गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक जर्नी है जो आपको तय करना है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आपका बच्चा बॉर्न होने के बाद में आप उस पर कितने एफर्ट लेते हो? आप उसको पहले दूसरे साल में बोलते हो क्या, चल कमा करके दे, कमाई दे, कमाई दे, बोलते हो क्या? नहीं। म्यूचुअल फंड ये आपका बच्चा है। बिल्कुल। आपको उसको ये बोलना है कि मैं आज तेरे पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, कल तू मेरे को इसकी छाव देना। और ये ऐसा बच्चा है, रियल बच्चे तो भी बदल जाएंगे, लेकिन ये बच्चों को आपने अगर शुरुआत कर दिया ना, तो ये आपको 101% छाव देगा ही देगा। दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं सकता। तो ये है एसआईपी। लमसम मतलब आप कभी भी पैसा लगाओ, आपको कितना भी लगाना है, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। और म्यूचुअल फंड की खूबसूरती क्या है मालूम है क्या? रात को 1 बजे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, हम्म। मॉर्निंग 11 बजे भी कर सकते हो, संडे को भी कर सकते हो, सैटरडे को भी कर सकते हो, मतलब कभी भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो लमसम, तो ये दो तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग होती है। अब जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इसमें से पैसा निकालना है, हम्म। तो क्या टाइम रहेगा कि मैं अपना पैसा लिक्विड कर सकूं? इंस्टेंट। आज म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि इससे ज्यादा लिक्विडिटी मैंने आज तक की कहीं देखी नहीं। आपको आपका ग्राहक भी एक क्रेडिट साइकिल लेता है कि मैं इतने दिन बाद पैसा दूंगा आपको। इसके अंदर लिक्विडिटी T+2 डेज, मतलब ओ। आज आपने ट्रांजेक्शन को डाला कि मुझे पैसा वापस होना, 2 दिन में, वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। आपको मैं एक उदाहरण देता लिक्विडिटी का और इजीली मतलब समझा था। कोरोना में मार्केट 38% गिरा था, जी। 38% डाउन था। तो लिक्विडिटी मतलब क्या? अगर लोग बेच रहे हैं तो कोई खरीदेगा, अपन बेचेंगे तो भी कोई खरीदेगा ना। बिल्कुल इट्स अ साइकिल। 38% मार्केट गिरने के बाद में सब जगह एक ही न्यूज थी कि बेचो, 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 बेचो। तो फिर खरीद कौन रहा था?
कोई ना कोई तो खरीद रहा होगा ना। तो 38% गिरने के बाद में भी खरीदारी शुरू थी। बिल्कुल। तो ये एक इतना ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि कितना भी कोलैप्स हो, आपको आपका पैसा विड्रॉ करने मिलेगा। कोई प्रकार का आपको उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आएगा नहीं, इतनी ह्यूज लिक्विडिटी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अक्षय ये रहेगा, जैसे अब जो लोग हैं जो 60+ हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या स्कीम बेस्ट रहेगी? उनके लिए सबसे बेस्ट स्कीम रहेंगी समझना। उनको पहले समझना पड़ेगा कि चीज क्या है। बिकॉज उनको समझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उनके लिए फिर रिस्क फ्री वाले आइटम में पैसा लगाओ ना, जैसे बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड गवर्नमेंट ने इतना इजी कर दिया है अब। पहले के टाइम में उसमें एंट्री बहुत मुश्किल थी। आपको एक चीज बताओ, मैं मुझे एक चीज बताओ, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? शेयर मार्केट है कि बॉन्ड मार्केट है? शेयर मार्केट। गलत बात है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट बॉन्ड का है। आज आपको पता है जो डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएस, वहां पे अगर उनकी जीडीपी 100 है, तो जीडीपी के कितने प्रपोर्शन बॉन्ड वहां पे इशू हुआ है? 70% to 80%। वहीं इंडिया कितने परसेंट में बॉन्ड इशू हुए जीडीपी के? सिर्फ 12 से 13%। तो जबकि वर्ल्ड ने पहले से वो चीज एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि इंडिया को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये डिजिटल है, हमें नहीं समझ में आ रहा पैसा जा रहा का। करेक्ट। तो हमारे जैसे एडवाइजर अच्छे कंपनी को पिक करते हैं और उन कंपनियों के बॉन्ड आम इंसान को दिलवाते हैं। तो वो इंसान ने जो 60 साल के ऊपर है, उसने पहले खुद को ये सवाल पूछना कि मैं क्या चाहता हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट में हमेशा एक ही सवाल आएगा, चाहते क्या हो, कितने समय के लिए? चाहते क्या हो, कितने समय के लिए? बस आपकी चाहत बहुत जरूरी है। अगर आपने बोल दिया कि मेरी चाहत है 6 महीने की, तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। आपने बोला मेरी चाहत है 25 साल की, तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। आपका बोलना है मेरी चाहत है 25 साल की, लेकिन रिस्क लेना है मुझे 50%, तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। आपने बोला मेरी चाहत है 35 साल की, लेकिन रिस्क 80% लेना है, तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट इतने सारे हैं, तो डिपेंड करता है आपके चाहत पे कि आपकी चाहत क्या है। वो चाहत समझ गई तो प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेना चाहिए। दैट्स ग्रेट अक्षय। आपको इतना सब नॉलेज है सब चीज़ का, एंड आप बोल रहे हैं अभी आपको सिर्फ 2 से 3 साल हुए हैं इस चीज़ को स्टार्ट किए हुए। सो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि आपने इतने कम टाइम में इतना नॉलेज कैसे गेन किया? देखिए, नॉलेज गेन होता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मुझे नहीं पता था कि आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये वर्ड आपने सुना कभी? बिल्कुल। कहाँ सुना? रैंडमली बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ। गवर्नमेंट ने हाल ही में 6 महीने पहले एक पोर्टल बनाया। वो पोर्टल पे आपके अनक्लेम म्यूचुअल फंड्स, अनक्लेम इंश्योरेंस, अनक्लेम फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अनक्लेम पेंशन फंड, ऐसे बहुत सारा जो फंड है जो क्लेम नहीं हुआ है, वो कोई भी कारण हो सकता है। एक तो लोग भूल गए, एक तो लोग मर गए, नहीं पता। तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, जो पोर्टल के अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट दिखता है। तो अब मुझे नहीं पता था ये। अब सीखा कैसे? अनुभव। एक जगह एक जने की डेथ हुई, तो हम लोग गूगल करे कि अब ऐसी कोई जगह है क्या कि ये चीज हम ट्रैक कर सके। तो हमें ये जगह मिली, तो हमने वहाँ ट्रैक किया, तो हमें उसके इन्वेस्टमेंट मिले। तो हमने क्लाइंट को बताया कि इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली हर चीज का जो नॉलेज है, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई का नॉलेज ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है, लेकिन लाइफ का जो पर्सनल नॉलेज है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता। मुझे ईमेल आईडी का कितना इंपॉर्टेंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए, लेकिन लोगों को पूछो, पर उनको पूछो उनकी ईमेल आईडी क्या है, तो उनको देख के बताना पड़ता है मेरी ईमेल आईडी ये है। उनको करेक्ट। ये याद नहीं है। सेकंड, ईमेल आईडी में रिकवरी ईमेल उन्होंने डाल के रखा नहीं है। अगर मान के चलो कोई कारण से उनका मोबाइल गम गया, तो वो फिर से नई ईमेल आईडी बनाते हैं। बराबर है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ईमेल आईडी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट मुझे क्यों लग रही है? फिर से एक एग्जांपल। एक जगह फिर से डेथ हुई थी। जब मैं उनके बैंक गया,
उनको बोलेंगे इनकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या? तो बैंक ने बोला हाँ है, 2012 में निकाली है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम मेल कर रहे हैं कंपनी को, कंपनी हमें कोई मेल बैक ही नहीं कर रही है। तो जब हमने कस्टमर केयर को बोला कि मेल क्यों नहीं कर रहे हो, कस्टमर केयर ने बोला इनकी ईमेल ही रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमने बोला कि यार दूसरे ईमेल से हम मेल करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है करो, लेकिन ईमेल रजिस्टर्ड न होने के कारण अब ये आपकी ईमेल हम हमारे उस पर रजिस्टर्ड नहीं कर सकेंगे। आपको अब जो भी बात करना है हमेशा आपको टेलीफोन लगाना है, हमें कस्टमर केयर को फोन लगाना है। तो ये कितना डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये भी अनुभव है। तो अब हम जो लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, हम सबसे पहले तो उसका ये ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि ये व्यक्ति ने कितने अकाउंट आज तक के ओपन कर लिए, ये व्यक्ति के कितने ईमेल आईडी आज तक के हैं जो उसको ही पता नहीं। तो जब हम व्यक्ति का सारा इन्वेस्टमेंट ट्रेस करते हैं ना, तो हमें समझते हैं कि यार इसके तो 4 ईमेल आईडी है। तो हम सबसे पहले उसको पूछते हैं कि भाई देखो एक्टिव कौन से रखना है, तो हम सब इन्वेस्टमेंट वो ईमेल आईडी पे शिफ्ट कर देते और वो ईमेल आईडी के सिक्योरिटी बढ़ाते। बराबर है। तो बेसिकली आपने जो सवाल पूछा मुझे कि आपको नॉलेज कैसा आ रहा है, नॉलेज आ रहा है पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि आज का दिन छोटा गिर जाएगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस खत्म नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअल में लोगों के परेशानी चला गए। एक शॉर्ट बताता और इस चीज को कंक्लूड करता, शायद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एक व्यक्ति का फिर से डेथ हुई, तो उसके पिताजी को यह समझना था कि इसने खुद के नाम पे क्या क्या किया। जी। उसके पिताजी को उसके मोबाइल का पासवर्ड ही नहीं पता, यस। ओपन ही नहीं हो रहा। आजकल तो सबका यही हाल है। हाँ। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आप किसी के एडवाइजर के साथ रहते थे, या लोग ये भी गलती करते कि मैं हमारे जितने भी क्लाइंट हैं उनको कोशिश करता हुए बोलने की कि मेरा नंबर आपके परिवार के सब लोगों के अकाउंट मोबाइल में सेव कर दो, मेरा नंबर आपके दोस्तों को बता दो। उनको ये बोलना कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड और कोई भी बात करना है तो ये व्यक्ति से बात करना। अगर मुझे कुछ अनहैपनिंग, देखो आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो तो ये बोलने वाले होगे कि अरे वो व्यक्ति से बात करो, अरे वो टाइम पे तो सब सडन सिचुएशन रहती है। बराबर है। तो वापस से अनुभव आया कि यार लोगों को नंबर सेव करवाओ, क्योंकि ये अगर आपके पास में एक पॉलिसी है, मैं सामने वाले को पूछ रहा हूँ ये लिया कहाँ से था, अब वो तो हमें ही याद नहीं, मतलब इसकी सर्विस कौन करेगा? आज के टाइम में आपको फुकट सर्विस कोई देने नहीं वाला। आज हर कम इंश्योरेंस का एक हार्ड ट्रूथ बताता मैं, इतना ज्यादा सेल्स पे फोकस है, उससे 10% भी क्लेम पे फोकस नहीं है। बिल्कुल। आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो आपको आरएम असाइन हो जाएगा, आपको कॉलिंग शुरू हो जाएंगी, आपको मेल आना शुरू हो जाएंगे, आपको व्हाट्सएप आना शुरू हो जाएंगे, आपको प्रीमियम पेमेंट करने का व्हाट्सएप आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका क्लेम है ना, तो आपको खुद को ही उसका स्टेटस बार बार निकालना है, कंपनी आपको कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करती। ग्रेट। अक्षय, क्लास क्वेश्चन आपसे ऐड करना चाहूंगी हाँ इसमें। अगर जैसे एज ए क्लाइंट मैं आपके पास में आती हाँ हूँ, हाँ अब मुझे अकाउंट ओपन करना है, देर आर वेरियस नॉमिनेशन क्राइटेरियाज इन दिस, हाँ। तो ये सब काम कितने टाइम में हो जाएगा? हार्डली 5 मिनट में। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में आपका पैन और आपका आधार ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि इससे गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल एजेंसी हायर की हुई है, जिसके अंदर आपका सब डॉक्यूमेंट सेव है। तो पूरे इंडिया के लोगों को जो जो अकाउंट ओपन करते हैं वो पूरा डेटा वहां से फेच करते हैं। तो आपके कुछ ओटीपी लगेंगे, नो फिजिकल फॉर्म। और इसमें क्लाइंट को कोई विजिट करने की जरूरत है? क्लाइंट को इस चीज में, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड में कभी विजिट करने की जरूरत नहीं है। 101% डिजिटल। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में एक क्लाइंट से बात हो रही थी, क्लाइंट ने बोला मुझे अर्जेंट लोन की जरूरत है। उसके इन्वेस्टमेंट लगभग होंगे 70-80 लाख के। उसको 35 लाख का लोन मैंने कितने समय में किया होगा? 3 दिन? 5 मिनट में हो गया। ओह, दैट्स रियली एक ग्रेट। ओला पे भी आप राइड बुक करते हो ना, हम्म। तो उसको भी 5 मिनट लगता है आने को। मैंने उसको 35 लाख का लोन 5 मिनट में करवा दिया। अब ये क्यों करवा दिया? क्योंकि नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। सारी चीजों की जानकारी है। लोग क्या करते हैं, लोगों को नॉलेज आधा रहता है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो मेरा उन लोगों को ये बोलना है कि एक तो एक एडवाइजर के साथ जाओ, क्योंकि उसको नॉलेज है। मैं आपको मतलब, ये खराब है लेकिन आपको बताता हूँ मैं। लोगों को ऐसा लगता है कि एडवाइजर को क्यों कमाने देना पैसे। मेरा उनको बोलना है कि आप गणित लगाओ,
आपकी घर की मेड भी इतने पैसे नहीं कमा रही होंगी ना, उससे कम एडवाइजर कमाता आपसे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे। आपकी मेड से कम पैसे एक एडवाइजर आपसे कमा रहा है, और आपका कितना बड़ा जमा पूंजी को सेफ रख रहा है, और आपके अनहैपनिंग में आपके घर तक के पहुंचा रहा है। तो एक इंसान को थोड़ा ये मैथ लगाना है। देखो, हर जगह पैसा बचाना जरूरी होता नहीं है। आपको रैशनली पैसा बचाना है, आपको ये समझना है पैसा एक्चुअल में कहाँ बचाना है, और वहीं बचाओ। अक्षय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी गोल्ड में, सिल्वर में बहुत रैली आई मार्केट के अंदर। मार्केट ने बहुत वॉलेटिलिटी शो की है इसके अंदर। तो आप इसको कैसे बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मेरा ये बोलना है कि आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अलग अलग असेट क्लास रहते हैं। आपको असेट अलोकेशन करते आने को ना, मतलब आप गूगल करना हर साल कौन सा असेट अच्छा परफॉर्म करता, हम्म। आपको एक आंसर मिलेगा। सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कंसिस्टेंट असेट है इक्विटी। ये गूगल पे भी मिल जाएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी निफ्टी पकड़ के चलो, अब इंडेक्स। अब आप बोलोगे कि फिर अक्षय से फिर इक्विटी करना क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, इक्विटी के साथ गोल्ड भी करो। तो आप बोलोगे फिर सिल्वर रह जाएगा, बोलूंगा सिल्वर भी करो। फिर आप कभी कभी ये भी बोलोगे कि देखो अभी आज ओवरसीज मार्केट में इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है, जी। तो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना क्या। तो ऐसे बहुत चीजें लोगों के दिमाग में आती है, क्योंकि लोगों को दिमाग में क्या आता है, लोगों को दिमाग में आती है न्यूज इंस्टेंट वाली, कि यार ये अच्छा कर रहा फिर अपन करो। तो मेरा इसके अंदर ये बोलना है, हर साल सेक्टर बदलता, हर साल असेट बदलता, मतलब परफॉर्मेंस बदलता हर असेट का। गोल्ड ने लाइफ टाइम में पहली बार ऐसी रैली दिया है, लाइफ टाइम में प्रोबेबिलिटी गोल्ड की ऐसी है, करेक्ट। पहली बार ऐसी रैली आई है। सिल्वर में भी पहली बार आई है। इक्विटी की रैली का एग्जांपल दो आपको, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, लोगों को इक्विटी से डर लगता, बराबर है, आपको भी लगता होगा। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लास्ट 25 साल में या 30 साल में इक्विटी ने हर 4 साल में 3 साल ऑल टाइम हाई को तोड़ा है। हर 4 साल में 30 साल ऑल टाइम हाई को तोड़ा है। सुनने को कितना अच्छा लग रहा है, जी। फिर डर क्यों लगता है अपने को। एक और एग्जांपल देता हूँ, इक्विटी ने आज तक के मैक्सिमम टाइम, बोल सकते 90% टाइम्स, अगर कोई कारण से ड्रॉ डाउन आया, ड्रॉ डाउन मतलब बोले तो 20% माइनस, 25% माइनस, तो ईयर एंड होते होते वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, मतलब उससे कवर करके ईयर एंड में वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ऐसे इतने सारे स्टैट्स है, मैंने आपके लिए स्टैट्स लाए हैं, मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक चीज तो बता दिया कि अगर आपने निफ्टी में पैसा लगाया रहता 35 साल पहले, तो आपके आज 80 लाख हो जाते 1 लाख के। तो ये क्या बता रहा है अपने को, क्या दर्शा रहा है। देखो, कोई गोली किसी पे काम कर गई तो गोली काम करने वाली है ना, बिल्कुल। करके करी ना काम, नहीं तो कैसे क्या गोली किस पे काम करेगी। मैं आपको ये बताता हूँ, 7 साल में 0% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10 से 11 साल में 85% प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल। उसके बाद में 4 साल में 3 साल अपना इक्विटी जीतता है, मतलब ऑल टाइम हाई को तोड़ना है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि जो एवरेज ड्रॉडाउन आता है 20% का, तो वो उस साल में पॉजिटिव क्लोज होता है। मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट का बिहेवियर है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बराबर है। आपको मैं ये बोलूंगा कि 100 रुपए का मैं आपको 101 रुपए दूंगा, आपको, आप लोगे मेरे से, नहीं। क्यों नहीं लोगे। आज अगर अभी के अभी हम्म। आप मुझे 100 की नोट दो, मैं हम्म। आपको 101 दूंगा, आप जी। लोगे कि नहीं लोगे। बिल्कुल लूंगी। क्यों लोगे। मुझे रिटर्न मिल रहा है इसमें। 1 रुपया रिटर्न मिल रहा है ना। बिल्कुल। देखो, इसमें भी एक रिस्क है। रिस्क कैसे मालूम है क्या, मैंने आपसे 100 रुपए लिए, मैं भाग गया, हम्म।
तो रेगुलेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है हर मे, चीज़ के लिए। मेरा ये बोलना है रिस्क हर जगह है। बिल्कुल। रिस्क अभी के व्यवहार में भी है, रिस्क एफडी में भी है, रिस्क रियल एस्टेट में भी है। रिस्क कहाँ नहीं है? यहाँ से घर जाते जाते मेरा क्या होगा ये मुझे पता नहीं है। बिल्कुल। रिस्क कहाँ नहीं है? तो आपको रिस्क को बाईपास करना क्यों है? आपको रिस्क के साथ जीते आने को ना। वो बोलते हैं ना पिक्चर का डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल। तो आपको उससे जीते आने को ना। तो ये सारे जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे स्टैट्स, ये आपको रिस्क से मोहब्बत करने लगा रहे। वो बोल रहे कि मुझसे आ मोहब्बत कर, देख मैं 20% गिर रही तो भी तेरी होके गिर रही, मतलब पॉजिटिव हो जा रही। तो लोग वो नहीं समझ रहे। लोगों को शॉर्ट टर्म में जो मार्केट ऊपर नीचे हो रहा, लोगों का माइंड हल जा रहा पूरा। अक्षय, दूसरा सवाल मुझे आया ये कि एज अ कस्टमर आपके पास लोग आते रहेंगे, तो अभी जैसे मार्केट गिर रहा है तो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, जब मार्केट बढ़ेगा तब लोग पैसा डालेंगे। तो आप इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, क्लाइंट को कैसे समझाते हैं कि वो बैलेंस्ड रहे? देखो मेरा लोगों को समझाने का बस हमेशा एक ही तरीका रहता। मैं लोगों को एक ही चीज बोलता कि बस भगवान को हाथ जोड़ो सबसे पहले, और दूसरी चीज भगवान को बोलो कि हे भगवान मुझे मैथ्स सिखाओ। क्या सिखाओ? मैथ्स। मैथ्स। अब मैं वापस भगवान बोलेगा कि भाई चल मैं तेरे को मैथ्स सिखाता, तो अब मैथ्स बताता हूँ एक। ये पूरा हिस्टोरिकल मैथ्स है। चीज ऐसी है कि क्यों हमने ऑल टाइम इन्वेस्टेड रहने को ना, भले ही मार्केट हाई पे है, भले ही मार्केट लो पे है, हमने मार्केट को टाइम क्यों नहीं करने को ना, मतलब हमने हमारा दिमाग क्यों नहीं दौड़ाने को ना। सबसे नंबर वन चीज, आज तक के कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ जो मार्केट को समझ सके। सेकंड चीज, मार्केट किधर जाएगा ये जो बता रहा है, एक तो वो भगवान है या झूठा आदमी है। थर्ड चीज, अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स देता हूं। निफ्टी ने लास्ट 5,000 दिनों में 13 से 14% का रिटर्न दिया, बराबर है? बिल्कुल। कितने दिनों में? 5,000 दिन में। यस। मतलब निफ्टी ने पूरी साइकिल चलाई 5,000 दिनों की, तब जाके मिले 13 से 14%। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट करता हूं। अगर आप 50 दिन इन्वेस्टेड नहीं हो, सिर्फ कौन से दिन? 50 दिन, और वो 50 दिन बेस्ट परफॉर्मिंग दिन थे निफ्टी के। मैं 4,950 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मात्र 50 दिन की बात कर रहा हूं। तो आपका रिटर्न हो जाएगा 0.6%। ओके। मतलब आप समझ रहे हो क्या कि हमें नहीं पता बेस्ट डे कौन सा है। जी। हमारे हाथ में चॉइस है कि बस पैसा लगाओ। बेस्ट डे आएगा तो पैसे पे गेन मिल जाएगा। तो जब भी मार्केट गिरता है तो हम क्या बोलते हैं? पैसा लगाओ, शायद ये बेस्ट डे हो सकता। कोई चीज 100 से 50 हुई तो 50% का लॉस है, लेकिन वही चीज 50 से 100 हुई तो 100% का गेन है। ये लोगों को समझते आने को ना। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि हमेशा इन्वेस्टेड रहो। हमेशा आपके अकाउंट में से मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखो और हमेशा इन्वेस्टेड रहो। तो लोग बोलेंगे फिर खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लेना? मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं क्या करता हूँ, मैंने 1 लाख रुपए की SIP चालू किया है। हर महीने 1 लाख रुपए आते नहीं है, लेकिन फिर भी शुरू किया है। अब मेरे अकाउंट में सिर्फ मिनिमम कितना बैलेंस रहना चाहिए उतना रहता है। मैंने क्या किया है, मेरी इन्वेस्टमेंट पे CC उठाया है। अब CC उठाया है 10% से। अब CC का यूज ऐसा है कि जब मुझे काम गिरेगा तब मैं यूज करूंगा, बराबर है? अब मुझे जब काम गिरता तब मैं यूज करता, नहीं काम गिरता तो पड़े रहता। तो बिल्कुल। क्लाइंट की रिकवरी अगर आई तो पहले मैं CC को पे करता, और फिर पैसा बचता तो इन्वेस्टमेंट कर देता। लेकिन मैं मेरे अकाउंट में पैसा रहने देता नहीं। मेरे अकाउंट में अगर पैसा क्रेडिट हुआ उसी दिन पैसा एक तो CC पेमेंट में चल जाएगा या इन्वेस्ट हो जाएगा। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता बेस्ट डे कौन सा है, जी। और मुझे बेस्ट डे चेस करना है। इसलिए मैं हमेशा इन्वेस्टेड रहने की लोगों को भूमिका देता हूँ। ग्रेट अक्षय। आपको जितना नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, सो आपके पास कितने लोग की टीम है जिनको भी एक्सपर्टीज और नॉलेज है? फिलहाल मेरे पास में लगभग मान के चलिए, मेरा जो हमारा ऑफिस का ऑपरेशन ग्रुप है, हम्म। उस ग्रुप में लगभग पकड़ के चलिए आप 23 लोग हैं। ओके। मार्केटिंग वाला व्यक्ति अलग है, ऑपरेशन वाला व्यक्ति अलग है, हमारे जो प्लेटफॉर्म है IT संभालने वाला व्यक्ति अलग है, मल्टीपल लोग हैं।
और सो आपने मल्टी इस चीज़ की कोई वेबसाइट वगैरह बनाई है जहाँ पे क्लाइंट्स आपको रीच कर सकें? हाँ, वेबसाइट है, लिंक है, अगर हमारे से किसी को जुड़ना है तो एक लिंक आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो हम लिंक आपको देंगे तो आप कंप्लीट डिजिटली हमारे साथ में जुड़ के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स रियली ग्रेट। और हम लोग ये क्लाइंट को भी करने देते नहीं, हम लोग ये सब खुद ही करते हैं। अकाउंट ओपनिंग से लेके हर चीज हम टेक केयर करते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको 3 चीजें करना है। सबसे नंबर 1, आपको आपकी इच्छा प्रकट करना है। नंबर 2, आपको आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना है। नंबर 3, आपको सिर्फ ओटीपी देना है। दैट्स इट, बाकी सब हम टेक केयर कर लेंगे। सो 5 से 10 मिनट में एक क्लाइंट अपना अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग चालू कर सकता है। यस यस यस। अक्षय, अब कोई भी क्लाइंट आपके पास में आता है, तो सबसे ज़्यादा कंसर्न उनको किस चीज़ का होता है? क्या क्वेश्चंस उनके होते हैं कि इसमें हम कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें? या आप ऐसे कुछ एफएक्यूज़ बता सकते हैं हमारे यूज़र्स को? सबसे पहले तो जो क्लाइंट मेरे तक के आया तो उसकी इच्छा तो रहती कि अब करना है। उसके एकदम बेसिक सवाल रहते, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है कि असेट अलोकेशन क्या है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि म्यूचुअल फंड में कौन टाइप्स रहते हैं, कौन कैटेगरीज रहती है। मतलब आज मैं जितना भी म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा हूँ, लगभग 20 1 करोड़ का, तो जितने भी लोग हैं इनको इतना सही में नॉलेज नहीं है। इनको बस एक चीज समझिए कि इन्वेस्टमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से ये लोग बेस्ट है फिलहाल। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2 ही लोग पैसा कमाते हैं, एक जो मर गए, एक जो भूल गए। तीसरा इंसान पैसा नहीं कमा सकता। मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, आप कितना भी एक्सपर्ट व्यक्ति को मेरे सामने ला लो, आपको ओपन चैलेंज है, आप उसने इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना वर्सेस मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, और कौन जीतेगा? उसने उसका पूरा दिमाग लगाना, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगा लेना, वर्सेस मैं। हुँ, हुँ। बराबर है? तो क्लाइंट के एकदम बेसिक सवाल है, तो मैं उनके बेसिक सवाल को एकदम सिंपल कर देता। सारी प्रोसेस को मैं उनको ये बताता हूँ कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट क्यों बढ़ेगा। मैं उनको एकदम सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि भारत में महंगाई है, मतलब भारत में कंपनी हर साल पैसा कमा रही है, क्योंकि महंगाई है मतलब प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं मतलब कंपनी पैसा कमा रही है, कंपनी पैसा कमा रही है तो मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है तो लोगों को गेन हो रहा है। बिल्कुल। सिंपल। ये एक प्रोसेस में लोगों को एक चीज समझाता हूँ। सेकंड, लोगों को मैं सीधा सीधा चार्ट बता देता हूँ, एक निफ्टी का चार्ट और एक सेंसेक्स का चार्ट, और मैं बोलता हूँ कि मेरे से एक्सपर्ट तो आप हो। तो बोलते नाही ना, मतलब मराठी में बोलते नाही ना सर, हुँ, हुँ। एक्सपर्ट तो तुम ही है। मैं बोलता कि हो, आप मेरे आंखों में आंखें डाल के पूछोगे कि मार्केट कहाँ जाएगा तो मैं बोलूंगा ऊपर जाएगा, लेकिन ये दिखाने का तो मैं तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के पूछूंगा मार्केट कहाँ जाएगा, तुम बोलोगे ऊपर जाएगा, वो भी कॉन्फिडेंटली। जब मैं उनको चार्ट बताता हूँ तो चार्ट देख के बोल देते कि ये तो ऊपर जाने वाला है। ग्रेट। तो जब उनको ये समझ जाता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, जब उनको ये समझ जाता कि ये सेफ है, क्योंकि जब मैं उनको बताता हूँ कि रेगुलेशन कितने हैं, सिक्योरिटी कितनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट सारे प्रोडक्ट के फीचर तो एक तरफ है, लोगों को ये चाहिए एक ऐसा कोई इंसान जो उनको सुने, लोगों को ये चाहिए ऐसा कोई इंसान जो उनको सर्विस दे, लोगों को ये चाहिए ऐसा कोई इंसान कि जब उसे पैसा निकालना है तो प्रॉपर मदद करे। आज क्या हो जा रहा है, आज बाकी के लोग अकाउंट ओपन ही कर दे रहे, बाद में भूल भूल जा रहे, चीजों को छोड़ दे रहे। एक हमारे जान पहचान में व्यक्ति थे, फिर से आपने मुझे सवाल पूछा था कि नॉलेज कहाँ से आता है। जी। उन्होंने मुझे फोन लगाया कि अक्षय, मेरे 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मुझे मेरा एक बैंक का पर्सन यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दे रहा है, हुँ, हुँ। मुझे वो निकालना है, बोले बहुत अर्जेंट काम है, वो 3 दिन 4 दिन से मुझे झुला रहा है। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने गूगल किया कि ऐसा कोई चीज़ है क्या, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है एमएफ सेंट्रल। अब हम सीए का एडवांटेज क्या रहता है, क्या हुँ, हुँ। सीए को प्रोसेस करते टाइम समझ जाता कि इसके साथ फ्रॉड हो रहा, हम मतलब मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ क्या फ्रॉड प्रोसेस है कि एक्चुअल प्रोसेस है, करेक्ट। क्योंकि सारे सीए इतने सारे पोर्टल को एक्सेस करता है हर टाइम, जीएसटी, इनकम टैक्स, इंटरनेट पेमेंट से, गेटवे से पेमेंट करना, मल्टीपल चीजें सीए करते रहता है अपनी जिंदगी में। उसकी पूरी जिंदगी 90% कंप्यूटर के सामने जाती है, तो उसको समझ जाता है कि ये कुछ अलग है, कुछ सस्पिशियस है, इंटरफेस को देख के वो।
तो मैं प्रोसेस करते गया, मुझे इन्वेस्टमेंट फेच हो गया। मैंने क्लाइंट को बोला कि ये आपका इन्वेस्टमेंट था क्या? क्लाइंट को कंफर्म किया, एक ओटीपी लिया, सिर्फ 3 मिनट में क्लाइंट का पैसा की रिक्वेस्ट आगे डाल दिया कि वापस दो। अगले 2 दिन में उनका पैसा चले गया। तो क्लाइंट का मुझे फोन आया, अक्षय इसकी फीस कितनी हो गई? मैंने बोला आंटी इसकी कोई फीस नहीं हुई क्योंकि बेसिक था। बोले क्या बात कर रहा? हम 3 बार बैंक में गए, हमें ट्रैवलिंग का खर्चा, हमारे घंटे गए, हमारा मानसिक संतुलन खराब हुआ। बोले इसके तो तूने मेरे से अभी 5,000 भी फीस लिया तो मैं देने को तैयार हूँ। मैंने बोला आंटी फीस कुछ भी नहीं हुई। तो भी उन्होंने मुझे 1,000 रुपये भेजे थे कि नहीं, बोले अक्षय पूछ लो। तो बेसिकली ये एडवांटेज होता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ जुड़कर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, उसकी लर्निंग कभी नहीं छोड़ता है। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, कभी पैसों को चेज नहीं करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रोसेस को चेज करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति सिस्टम को चेज करता है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव रहता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से कस्टमर ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने को ना। और इसलिए कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति से जुड़ो। और मैं हर व्यूअर को बोल रहा हूँ, आपके एडवाइजर को सवाल पूछो, आपका अधिकार है। सामने वाला अगर आपको बोल रहा है देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, कोई वादा नहीं, अपना आदमी है, ऐसे भाषा में बात मत करो। आपको अगर जिंदगी में बहुत अच्छे पैसे कमाना है तो फिर से भगवान को याद करो कि भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान बोलेगा मैथ्स कर, मैथ्स कर, सही है। गणित कर, बचपन से तू सीखा है। तो आपको कोई बोलता है कि आप इतने लाख इतने साल लगाओ, इतने साल आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा, तो सामने वाले को सिंपल पूछो मैथ्स बता कितना है, कितना पैसा रिटर्न मिलने वाला है। वो अगर बोला 15%, 20%, तो आज तो चैट जीपीटी आ गया। अरे चैट जीपीटी से मेरे को मोहब्बत हो गई। क्यों? इजी हो गया। बिल्कुल। कस्टमर को अपन बोल रहे हैं कि तेरे लिए जरूरी है, कस्टमर को लगता है कि मैं उसको मतलब बेवकूफ बना रहा, मेरे को पैसे कमाना है। तो मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी, हे चैट जीपीटी, मेरे सामने कस्टमर बैठा है, उसको ये दिक्कत है, तो आपके हिसाब से क्या करने को होना? मैंने तो मेरी सलाह उसको ये दिया, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं गलत सलाह दे रहा, मैं उसको कोई चीज में मैनिपुलेट कर रहा। तो आप आपका इंडिपेंडेंटली जवाब देना, मेरे बारे में बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ तो इसका आंसर अच्छा ही देना। तो चैट जीपीटी बरोबर उत्तर देता, ठीक है अक्षय जी, मैं इंडिपेंडेंटली आपको आंसर देने जा रही हूँ, आप नीचों के पॉइंट नोट कीजिए। और क्लाइंट को जब मैं पढ़ाता हूँ हिंदी में, क्लाइंट बोलता है यार तुमने सही बोला। तो अभी तो चीजें बहुत इजी हो गई मेरे लिए। बिल्कुल। पहले तो भी हार्ड थी, पहले साबित करना हार्ड जा रहा था, लेकिन आज के जो एआई टूल है, जो ये एआई टूल को इस तरीके से वापरना सीख गया, वो आज के टाइम में मार्केट में एकदम ऐसा समझ के चलो कोहिनूर जैसा चमक जाएगा। तो अक्षय आपने बताया जैसे आपके 800 से 1,000 क्लाइंट हाँ। 2 साल के अंदर बन गए, तो आपका आगे 5 से 10 साल में क्या विजन है? मुझे 100 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट करना है। ग्रेट। अब 100 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट करने के लिए बस मेरा एक ही फोकस है, वो खुद पे। मैं आउटसाइड फोकस ही नहीं है कुछ भी। मुझे एक चीज समझना है कि इस खुद को डेवलप करते जाना है, कंटिन्यूस डेवलप करते जाना है, कंटिन्यूस डेवलप करते जाना है, खुद की टीम डेवलप करते जाना है, खुद का सिस्टम डेवलप करते जाना है, कि मतलब कभी भी कोई भी इंसान आज मेरे से अगर जुड़ा तो उसको महसूस होने को ना कि दुनिया में अच्छे लोग हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो सेल्स पर्सपेक्टिव से काम नहीं करते। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिसको सिर्फ सर्विस देना है। बस अगर जिस दिन मैं ये कमा लूंगा ना, 100 करोड़ का 500 करोड़ बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि पहले इंसान मन में जीतता, बाद में रियलिटी में जीतता। मैं मन में जीत गया हूँ कब से। चलिए हम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। सो अक्षय, आप आखिरी के कुछ वर्ड्स हमारे व्यूअर को दीजिए जिससे उन्हें इम्पैक्ट पड़े और वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। बस मेरा एक ही चीज सब व्यूवर्स को बोलना है कि बहुत जरूरी है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। मैंने जरूरी क्यों है ये इस पॉडकास्ट में तो बता दिया। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये जरूरी नहीं है, तो आज एग्जाम्पल भी दिया था, चैट जीपीटी पे जाओ और उससे पूछो मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं इतने इतने पैसे कमाती हूँ, मेरे घर में मेरी माता जी है, मेरे पिताजी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी शादी होने वाली है, मेरी जो भी आपका सिचुएशन है, आप उसको आपका सिचुएशन दो और उसको बोलो कि आपके हिसाब से मैंने क्या करने को होना, और उसकी सुनो। और आपको फिर भी लगता है कि वो भी गलत बोल रहा है, तो फिर भगवान की सुनो, भगवान से बात करो और पूछो कि हे भगवान मेरे लिए क्या सही है और मुझे सद्बुद्धि दो। और फिर भी आपको लगता है कि ये भगवान भी गलत आंसर दे रहा है, तो फिर जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। आप बहुत बेहतरीन इंसान हो,
बिल्कुल खुद को कोसो मत। एक दिन आएगा, एक समय आएगा जिस दिन आपको समझ जाएगा कि क्या करना चाहिए। देखो, हर वक्त हर इंसान का नहीं होता है, हर वक्त ही हमें सद्बुद्धि आना ये भी तय नहीं होता है। हर बुद्धि को आने का एक वक्त है। इस प्रकृति को पूरा भगवान चला रहा है और फिलहाल आपको चॉइस नहीं किया उस चीज के लिए। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ अगेंस्ट कर रहा हूँ क्या सोसाइटी के, मैं कुछ चीजों के अगेंस्ट जा रहा हूँ क्या। नहीं, आप सही ट्रैक पे हो, आपकी बस बुद्धि सुधारो और सारा चीज आप एक बार सब सॉर्ट कर लोगे आपके लाइफ में। फिलहाल क्योंकि आपकी प्रायोरिटी कुछ अलग हो सकती है, नो डाउट, आपके ऊपर कुछ दूसरे बर्डन हो सकते हैं। फिलहाल आपका नहीं होगा माइंडसेट ये सब चीजें सुनने का, जरूरी नहीं है। जैसे बचपन में हम माता जी के साथ में सीरियल देखते थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे अलग कहानी घर घर की, बराबर है। लेकिन आज अगर आप बोलोगे कि सीरियल देखो तो बोलोगे अरे फेंक रहे, कौन देखेगा, वो सब काम करेंगे। तो बेसिकली तब भी मैं अक्षय लड्डा था, आज भी मैं अक्षय लड्डा हूँ, बराबर है। लेकिन तब उस सीरियल को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ऐसा लगता था यार कितना अच्छा है, बहुएं रो रही है, कोई भाग के जा रहा है, किसी को कोई बच्चे हो रहे तो बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि कितनी बढ़िया सीरियल है। लेकिन आज लग रहा है कि नहीं। वैसे आपका भी एक समय आएगा, उस समय सही समय का इंतजार करो। और कभी भी आपका ये बड़ा भाई बोल सकते हो, छोटा भाई बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं मेरे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ, हम कनेक्ट कर में रहेंगे। थैंक यू एंड शुक्रिया। थैंक यू सो मच अक्षय फॉर कमिंग ऑन दिस शो और हमारे यूजर्स को हम सबको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट इन्वेस्टिंग। थैंक यू थैंक सो मच थैंक अक्षय। थैंक